तो कल का नीट का पेपर देखा किसी ने? कैसा लगा आप लोगों को नीट का पेपर? चलो 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 चलो, इसको बंद ही रखते हैं, शांत हो जाओ भाई। हाँ तो भाई आपको कुछ बातें बता देता हूं पहले ही, ध्यान से सुनो, ध्यान से। लेवल लेवल कुछ ज्यादा आपको कुछ नहीं हुआ है, बस एनटी ने कम बैक किया है और कुछ नहीं है। देखो आप अगर आप प्री कोविड एरा में जाओ ना, प्री कोविड एरा में मतलब जब कोविड नहीं आया था उससे पहले की अगर हम बात करें, तब जो स्टूडेंट्स होते थे ना वो पढ़ते भी ऐसा ही थे और जो पेपर का लेवल होता था वो भी ऐसा ही आता था। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, देखो अगर आप कोविड से पहले टाइम की पढ़ाई देखें और आज की पढ़ाई देखें ना, देयर इज अ ह्यूज गैप। जैसे मैं गैप को आपको एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने मैथमेटिकल टूल पढ़ाया, मैं इस क्लास में से कम 40 से 50% बच्चों ने बोला कि सर इसका एक वन शॉट दे दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, बहुत सारे बच्चों को, इवन अभी भी आपको लगता होगा, देखो सबसे पहली बात, जो बच्चे कल के पेपर में फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक फिलहाल जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, और एक तरीका और भी होता है नीट की फिजिक्स को पढ़ने का, एंड दैट इज वेरी सिंपल, फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला रटो क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला रटो क्वेश्चन बनाओ। जैसे अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो, हमने एक एरर का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उसको पूरा डराइव कराया था, जबकि नीट में कहीं डेरिवेशन यूज नहीं होती है ना, आपने कभी अभी ध्यान दिया हो, मैंने फॉर्मूला रटा के तुम्हें क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने लॉजिक बता के क्वेश्चन कराया था। बट देयर इज अनदर वे कि मैं क्या करूं, फॉर्मूला रटा दूं, 10 क्वेश्चन करा दूं, काम खत्म। अब ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं और ऐसा प्रेफर भी करते हैं वो पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ाई आसान लगती है, उसमें दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो उनको लगता है कि मजे मजे में सब चल रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर मैं ये लिख के दे सकता हूं, जितने भी बच्चे फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन रट के कल पेपर देने गए होंगे, वो फिजिक्स का 50% पेपर भी नहीं बना पाएंगे, 50% भी नहीं बना पाएंगे। ये सच है भाई। आप किसी भी टॉपर से टॉपर, अगर उसने पिछले साल का पेपर दिया होता, उसी अप्रोच से फॉर्मूला रट के सीधा पेपर दिया होता, वो फिजिक्स में शायद 180 ला देता, लेकिन इस बार वो 50% भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये आपको मैं क्लियरली बता दूं। फिजिक्स का पेपर 100 से ऊपर सिर्फ वही बच्चा जाएगा जो इन डेप्थ स्टडी करता है। क्या करता है? इन डेप्थ स्टडी करता है, जिसको पता है भाई ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये किया तो यही क्यों किया, ये लॉजिक क्यों लगाया। जो ये करते हैं ना कि हाँ भाई हाँ सर फॉर्मूला बता दो और क्वेश्चन बता दो किस टाइप का आएगा, वो तो भाई 40% पेपर तक भी पहुंच गए होंगे, 40-50 नंबर भी ले आएंगे फिजिक्स में तो बड़ी बात होगी, ये सच है। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जैसी अप्रोच हम जेई मेंस में फॉलो करते हैं ना, मैंने लास्ट में, अगर आप जो बच्चे भी मेरी क्लास के 12th में है, लास्ट ईयर मैं यहाँ पे प्रॉपर नीट या 12th नीट तो पढ़ा नहीं रहा था, मैं जेई पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ के बच्चों का पेपर कैसा गया, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मेरा कोई स्टूडेंट था नहीं। पर जो मेरे क्लास के 11th के स्टूडेंट थे, अभी जो 12th में, मैंने उनको ये पेपर के आने से 1 महीना पहले ही बताया कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आने वाला है। अगर आप एनटीए के अनाउंसमेंट चेक करोगे ना, उन्होंने मेंशन करा था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसको देख के ये समझना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है पहले आप फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़े, रीड करें, सिचुएशन समझे, फिर सोचे फॉर्मूला कौन सा लग सकता है और फिर उसका आंसर करें। अभी तक आप यकीन मानो एक क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे करके, मैं इस बात पे क्यों बात कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ऐसे करके क्वेश्चन आया फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसने यहां से थीटा दे रखा है, सरफेस टेंशन करके, अभी तक आपको समझ नहीं आएगा। सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया सिमिलर। आप अभी भी अगर ऑनलाइन जाके सर्च करोगे तो एन नंबर ऑफ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है डायमेंशन एनालिसिस का है, तो कोई बोल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्वेश्चन सॉल्व करना तो छोड़ो, लेकिन एन नंबर ऑफ लोगों को यही नहीं पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो आप डिफिकल्टी लेवल को समझ पा रहे हो, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल उन्होंने सेट करा होगा। अगर मैं आपको सिंपल बात बोलूं ना भाई, जो क्वेश्चन आया हुआ है ना नीट में, सवाल पता है कैसा आता है, आप पहली 2 लाइनें पढ़ो आपको पता चल जाता था कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने एक दिन आपको बात बताई थी कि नीट के जो क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं ना, वो अलग ही दिख जाता है, जो ट्रू आंसर होता है वो अलग ही दिख जाता है। इस बार ऐसा है ही नहीं भाई। आप जो, मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद कल बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा था, अगर मेरे से किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में छोटी सी गलती हो रही थी ना, तो आंसर वही आ रहा था जो बाकी 4 ऑप्शन में था। आप समझ रहे हो, मतलब अगर आपने एरर किया तब
भी आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा। हाँ, आप इस बात को समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है, जनरली क्या होता है कि सिर्फ वही ऑप्शन मैच करता था जो सही हो, पर इस बार अगर आपने गलतियां करी तब भी आपके चारों ऑप्शन मैच करेंगे। सो आप सोचो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या लेवल पेपर का सेट किया होगा। मतलब इससे पहले अगर आपको पता हो, पहले अलग एग्जाम होते थे, नीट का यूजी का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, पता है आप लोगों को ये? उससे पहले एक और पेपर होता था, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं उसको, पीएमटी का ना, एआईपीएमटी का पेपर होता था। आज अभी तक जितने भी पेपर हुए उन सब में फिजिक्स का पेपर आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था, सबसे डिफिकल्ट। और आप ये मान के चलो, एक्सपेक्ट करके चलो कि अब जो लेवल है ना पेपर का वो यही रहने वाला है, ये भी आप एक्सपेक्ट करके चलो। क्यों, उसका लॉजिक आपको बताता हूं। अच्छा मुझे बताओ, जिन्होंने 2024 में पेपर दिया था, 2024 में जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, कोविड के टाइम पे वो किस क्लास में रहे होंगे, कोई बता सकता है? वो रहे होंगे 9th क्लास में। वी आर कंसिडरिंग कि उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है, सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे ने 2024 में पेपर दिया होगा, कोविड टाइम पे वो बच्चा 9th में रहा होगा, और 9th एक्चुअल में आपके नीट का बेस सेट करता है। तो नहीं, उनको आप एनडीए को समझो, लास्ट ईयर पेपर इजी आने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग बेवकूफ है, वहां जो टीम बैठी होगी वो हमसे कई गुना समझदार होंगे। सो उनपे सीधा कह देना एनटीए तो ऐसे ही पेपर बना देता फालतू का, ये सब गलत है। अगर आप बात समझो, 2024 पेपर इजी था क्योंकि कोविड टाइम पे बच्चे कहाँ थे, 9th में थे, बेस उनका बिगड़ चुका था। तो उनके लिए अगर ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी रखा जाता तो उनके साथ तो गलत ही होता ना। लेकिन अगर आप सोचो कि जब कोविड रहा होगा, आई थिंक आप 5th क्लास में रहे होगे, 6th में रहे होगे, हाँ ठीक वही है ना। तो 6th क्लास तो नीट का बेस सेट नहीं करता, 6th क्लास तो नीट का बेस सेट नहीं कर रहा ना, नीट का बेस सेट होना था 9th से। तो अब कोविड चला गया, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं दे आर फर्म, मतलब उनका बेस खराब नहीं है, उनका बेस स्ट्रांग ही है। तो आप ये मान के चले अब लेवल ऑफ पेपर जो है वो यही रहने वाला है, वो डिक्रीज नहीं होने वाला है। और इससे देखो, अब सुनो, इससे ना पढ़ने वाले बच्चों को फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ मैं ये भी बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स आप देखो, लास्ट ईयर के नीट के नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है, उसके पहले वो ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज ही होता जा रहा है। अच्छा, इंक्रीज होने के कुछ रीजंस बताता हूं। ऑब्वियसली पहला, एक्सेसिबिलिटी, अब हर बंदे के पास कहीं ना कहीं कंटेंट अवेलेबल है, वो जाके ऑनलाइन बहुत इजीली लेक्चर्स देख सकता है, यूट्यूब पे देख सकता है, बहुत सारे। और दूसरी बात क्या है ना, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि मैं एक नहीं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, ठीक है, मैं पूरे साल मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, लास्ट के महीने देखूंगा 10-10 घंटे के वन शॉट, 10 घंटे के वन शॉट, 9 घंटे के वन शॉट, 8 घंटे, फॉर्मूला भेज दे, फॉर्मूला देखा। अब भाई अगर मैं फॉर्मूले सारे रट के गया हूं तो देयर इज हाई चांस कि अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता होगा ना 2 महीने पहले तक, स्टिल मैं 400 से 450 नंबर ले आऊंगा। अब उससे मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन एक चीज में हो जाएगी, इसको बोलते हैं रैंक इन्फ्लेशन, बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में। रैंक इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे बच्चों के सेम सेम नंबर आ रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया ना, जैसे 2016 या 17 तक 550 पे अच्छा कॉलेज मिल जाता था, 570 पे अच्छा कॉलेज मिल जाता था, अब 640 पे भी नहीं मिल रहा था। और नहीं मिलने का रीजन ये है कि जो वो 450 वाला बच्चा है ना, जिसने पूरे साल मेहनत नहीं करी है, आखिर में वन शॉट देख के वो नंबर ले आया है, वो एक्चुअल में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और होता भी यही था, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं अभी भी, ऐसे बहुत सारे बच्चे पूरे साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, एंड में जाएंगे वन शॉट देख के नंबर ले आएंगे 400। अब घर वालों को पता है क्या बोलेंगे कि मेरे नंबर तो ठीक आया, मुझे ड्रॉप लेने दो। और ड्रॉप लेके वो किसका कंपटीशन बढ़ाएंगे, अच्छे बच्चे का कंपटीशन बढ़ाएंगे। जिसको नहीं पढ़ना है वो तो वैसे भी नंबर नहीं ला रहा है ना। तो एक्चुअल में सारी दिक्कत किसके लिए आ रही थी, अच्छे बच्चे के लिए। लास्ट ईयर का पेपर किसी ने देखा हो, एक अच्छा स्टूडेंट जिसने पूरे साल मेहनत करी है, इन डेप्थ स्टडी करी है, वो भी 720, और जो खाली फॉर्मूला रट के गया हुआ है वो भी कितने नंबर ले आया, 720। तो डिफरेंस क्या रह गया? वो कहते हैं ना, मतलब पढ़ने वाला बच्चा और नहीं पढ़ने वाला बच्चा एक ही लेवल पे था इससे पहले तक, लेकिन अब एनटीए ने जो है चीजें बदल दी हैं। तो अब आप लोगों को इससे समझना क्या है, मैं ये सारी कहानी आपको क्यों समझा रहा हूं। आपको अब ये समझना है कि ये जो कहानी है ना कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, अब वो एक मिथ बन चुका है, झूठ है। एनसीईआरटी से बाहर बायो तक का पेपर आया है, बायो का पेपर भी एनसीईआरटी के बाहर आया है। केमिस्ट्री का पेपर अगेन शौकत सर की मेरे को गारंटी है कि वो आपको वैसे भी ऐसा नहीं करवाते, वरना केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये भी होता है, आगे जाके आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, बिना मैकेनिज्म बताए रिएक्शन रट लो, ट्रिक बना के रिएक्शन रट लो, ट्रिक लो, रिएक्शन रटो। दिस इज ऑल्सो अ वे।
उससे नंबर आ जाते थे बच्चों के, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी, क्वेश्चन का लेवल वो नहीं होता था। इस बार बिना भाई मैकेनिज्म के आप रिएक्शन सॉल्व करके दिखाओ, कर ही नहीं पाओगे। यस और नो? तो अगेन रट्टा मारने वाली पढ़ाई अब बंद कर देना। ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन बायो में ये नहीं कहना है कि सर लेवल आप ज्यादा बढ़ा रहे हो, जरूरत नहीं है, ऐसा है नहीं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जेई की क्लास में जाके मैं बोलूंगा कि आज हम नीट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले होता ना नीट में बोलते हैं कि चलो जेई का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेई 2000 अभी 25 ये लास्ट ईयर अभी आयमन करके यहाँ पे ड्रॉपर की स्टूडेंट थी, उसके हाईएस्ट परसेंटाइल थे, तो मेरी स्टूडेंट थी, उसका जो पेपर का लेवल था उसका, हालांकि सबसे डिफिकल्ट सेट का एग्जाम हुआ था भाई, वो कल के पेपर के सामने कुछ भी नहीं है, और मैं सच बता रहा हूँ जेई से ज्यादा डिफिकल्ट था। सो अब आप ये समझ पा रहे होगे कि आपके लिए तो अभी स्टार्टिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि अब आपको क्या हो जाना है, एकदम सीरियस हो जाना है। एनसीईआरटी वाली पढ़ाई को ना भूल जाओ, अब कंसेप्ट वाली पढ़ाई पे आ जाओ, ठीक है।